नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर नए पैटर्न पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो हमने पिछले 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं और आज जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं आपके ये। इसमें आपके एडवांस क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई उसमें और आगे जो एग्जाम होने वाली हमारी उसमें आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस का समावेश इस सीरीज में हमने किया है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो 25 मार्क्स के आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 में से 25 की आपको तैयारी करना है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारतेंदु की कर्म भूमि है। अब भारतेंदु कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनकी कर्म भूमि कौन सी है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर है वो है लखनऊ, दूसरा है पटना, तीसरा है काशी और चौथा जो ऑप्शन है वो है कलकत्ता। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कर्म भूमि रही है वो कौन सी रही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इस क्लास के अंत में आपको मार्क्स भी अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से कितने मार्क्स आप लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये। तो यहाँ पर भारतेंदु की कर्म भूमि कौन सी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कर्म भूमि रही है वो कौन सी रही है। तो लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि पटना, काशी और कलकत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ठीक है, या सूरदास के जो काव्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो यह आपको याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास जी की रचनाएं जो है वो सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, इस प्रकार सूरदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी है। तो यहाँ पर सूरदास जी के काव्य की भाषा हमसे पूछी है। तो सूरदास जी के काव्य की भाषा बतानी है हमको। तो पहला है आपका मैथिली, दूसरा है अवधी, तीसरा है बुंदेली और चौथा है ब्रज भाषा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रज भाषा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी होगी? तो ना तो आपकी मैथिली भाषा है, ना अवधी है, ना बुंदेली है। एकमात्र जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सूरदास जी के जो काव्य की भाषा है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास जी के काव्य तो वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं या काशिका कहा गया है? तो पहला है आप ऑप्शन आपका बांसवाड़ा, दूसरा आरा भोजपुर, तीसरा बनारस और चौथा है मगध। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये और इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ना तो बांसवाड़ा को की बोली को काशिका कहा गया है, ना आरा भोजपुर की बोली को काशिका कहा गया है, ना आपका जो है मगध की बोली को काशिका कहा गया है। बनारस की जो बोली है उसे ही काशिका कहा गया है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो बनारस जो है वहां की बोली को काशिका कहा गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उनके अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर 525, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगला जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया है आपको 515, तीसरा है 544 और चौथा है 550। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ग्रियर्सन यानी जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उनके अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? तो ना तो आपका 525 है, ना ही आपका 515 है, ना ही आपका 550 है। 544 बोलियां हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा उसी के साथ हम जाएंगे और वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। खिचड़ी शब्द है, संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज शब्द है? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो खिचड़ी शब्द कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें खिचड़ी शब्द की
तो खिचड़ी शब्द ना तो संकर शब्द है, संकर शब्द किसे कहते हैं, जो दो भाषाओं के योग से बना हो, ठीक है। तत्सम शब्द भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान, तत् धन सम इसका आपका संधि विच्छेद होता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। तो खिचड़ी शब्द संस्कृत के समान नहीं है, ना ही आपका तद्भव होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, तो तद्भव भी नहीं होगा। देशज शब्द होगा, ये एकमात्र ऑप्शन चौथा बच जाता है हमारा, और वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देशज अर्थात देश में जन्मा, ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो खिचड़ी शब्द क्या है आपका, देशज शब्द होगा, ना कि तत्सम तद्भव या संकर शब्द। तो देशज शब्द जो चौथा वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो महात्मा, ठीक है, तो महात्मा आपका विदेशी शब्द है, या फकीर विदेशी शब्द है, या लकड़ी विदेशी शब्द है, या लोटा विदेशी शब्द है। तो आपका विदेशी शब्द कौन सा है निम्न में से, यह आपको बताना है। तो यदि विदेशी शब्द की बात करें तो महात्मा शब्द है जो वो विदेशी नहीं होगा, ना ही लकड़ी शब्द विदेशी होगा, ना ही लोटा शब्द विदेशी होगा। फकीर शब्द जो है ये विदेशी शब्द होगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पहचान का तत्सम शब्द है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए लेकर आए हैं हम। पहचान का तत्सम शब्द बताना है, अर्थात तत्सम यानी संस्कृत के समान जो शब्द है वो हमको बताना है। तो प्रत्यभिज्ञान पहला ऑप्शन, प्रज्ञान दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है अभिधान, और चौथा है अवधान। तो ना तो अवधान होगा, ना अभिधान होगा, और ना ही प्रज्ञान होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन रहेगा, उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इसका सही आंसर होगा। कि पहचान को संस्कृत में क्या कहते हैं, अर्थात तत्सम रूप क्या है पहचान का, या तत्सम शब्द क्या है पहचान का, तो प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, प्रत्यभिज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यदि आपको प्रश्न घुमाकर पूछे कि प्रत्यभिज्ञान का आपको तद्भव रूप बताना है, तो चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा पहचान, तो उसी को आपको सही आंसर लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिलहाल सातवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, प्रत्यभिज्ञान पहचान का तत्सम शब्द होगा, तत्सम रूप होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तद्भव बताना है हमको, चणक का तद्भव क्या होगा। अब चणक क्या है, तो चणक तत्सम रूप है, उसका तद्भव बताना है। तो ना तो खीर होगा, ना ही आपका खपरा होगा, और ना ही पलंग होगा। चणक अर्थात चना, तो चणक का जो तद्भव रूप होगा वो होगा चना। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इसमें आपको लगातार बने रहना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, और अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने मार्क्स आप बता सकते हैं कि 25 में से आप कितने मार्क्स लेकर आए हैं। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और व्यवस्थित प्रश्नों का यहाँ पर हम सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और हमारे चैनल एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग क्या होता है, फिलहाल उपसर्ग की बात करते हैं हम यहाँ। पिछली कक्षाओं में भी उपसर्ग के बारे में हमने चर्चा की, डिटेल्ड क्लास भी हमने उपसर्ग के बारे में ली, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो वे शब्दांश, यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, शब्दांश का प्रयोग होगा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। प्रारंभ में जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमको बताना है। तो अत्युच्च का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अति धन उच्च बराबर अत्युच्च होगा। क्या होगा, अति धन उच्च बराबर अत्युच्च होगा आपका। अति धन उच्च बराबर क्या हो जाएगा आपका, अत्युच्च। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग होगा वो शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो अति उपसर्ग यहाँ से आ जाएगा आपका। जो ऑप्शन 4 है उसमें अति जहां पर भी आपको दिखाई दे वही हमको आंसर लगा देना है। तो पहला ऑप्शन है अति, वही हमारा सही आंसर होगा। अ नहीं होगा, अत नहीं होगा, और अतः भी नहीं होगा। पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उच्च जो है वो आपका मूल शब्द हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा उच्च।
और अति यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा और उसी से ही एक नए शब्द का निर्माण हुआ है अत्युच्च। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा भी आपकी क्लियर हो गई, आपने आंसर भी बता दिया और इसका उदाहरण भी हमने यहाँ पर देख लिया। अगला प्रश्न का रुख करते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय क्या होता है यहाँ पर? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो फूफा धन एरा, तो यहाँ पर ना तो रा प्रत्यय होगा ना आपका एरा प्रत्यय होगा, जिसमें बड़े ए का प्रयोग किया गया है वो नहीं होगा, और ना ही आ प्रत्यय होगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है, जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 11वां प्रश्न। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, त वर्ग की जो ध्वनियां रहती है उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिक्य है, ठीक है, दंत्य है, मूर्धन्य है और तालव्य है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जब त वर्ग की ध्वनियां, अब त वर्ग क्या होता है? तो त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये आपके जो वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न, तो ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनको बोलते हैं हम, तो यदि आप बोलकर देखेंगे, उच्चारित करके देखेंगे, तो त, थ, द, ध और न, इसमें आपकी जो है जिह्वा और दंत दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जहां पर इन दोनों का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो ध्वनियां होती है वो कौन सी होती है? दंत्य ध्वनियां। ठीक है, ना तो नासिक्य होगी, ना ही आपके मूर्धन्य होगी और ना ही तालव्य होगी। तालव्य अर्थात तालु से। ठीक है, तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत इसका सही आंसर आ जाएगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है या कम होती है, उन्हें ना तो हम सघोष कहते हैं, ना महाप्राण कहते हैं और ना ही नासिक्य कहते हैं, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प अर्थात कम। यहाँ पर अल्प से क्या आपका आशय है? तो कम से आशय है। तो वायु की मात्रा जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम निकलती है वहां पर क्या कहते हैं? उसे हम तो अल्प प्राण कहते हैं। जहाँ ज्यादा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ कम की चर्चा हो रही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण की परिभाषा भी आपसे पूछ सकते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है या कम निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या अभिधा। इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। हर टॉपिक जो पटवारी की परीक्षा में सिलेबस में दिया हुआ है उस हर टॉपिक को हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिया है, उस हर टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। आपको इसको लगाना है और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना है कि आपको 25 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो कौन सा काव्य का गुण नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो काव्य क्या होता है? ठीक है, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, एक और परिभाषा होती है इसकी, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य है, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है। तो ये काव्य की यहाँ पर परिभाषा हो गई। और काव्य का कौन सा गुण नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा है, तो प्रसाद गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है, अभिधा कोई गुण नहीं होता। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर गुण पूछा है कि कौन सा गुण नहीं है काव्य का, तो अभिधा जो है वो गुण नहीं है, यानी कि ये तीनों तो गुण है, हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों तो गुण है, कौन सा नहीं है? तो अभिधा जो है वो गुण नहीं है। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ये काव्य के गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निपात से रिलेटेड प्रश्न है। शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो मात्र, सहारा, तो या का, चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, शिक्षा सहारा मनुष्य को ऊपर उठाती है, ये तो गलत हो जाएगा।
शिक्षा तो मनुष्य को ऊपर उठाती है, यहाँ पर तो निपात नहीं आएगा, और शिक्षा का मनुष्य को ऊपर उठाती है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, यानी कि यहाँ पर मात्र जो है उसका निपात के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा और वही उचित निपात होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां प्रश्न, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? तो ना तो अकर्मक बनती है, ना सकर्मक बनती है, ना आपकी जो है संयुक्त बनती है। यहाँ पर कौन सी क्रिया बनती है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से? तो यौगिक क्रिया बनती है, यानी कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, उसी के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, तप और तप्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का यहाँ पर चयन करना है, यानी एक तप का अर्थ क्या होता है और इस तप्य का अर्थ क्या होता है। ये जो शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का हमको चयन बताना है, यहाँ पर चयन करना है। तप तथागत होगा, संयम नियम होगा, तपस्या शिव होगा, या संयम शिव होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ना तो पहला वाला ऑप्शन होगा, ना ही आपका दूसरा ऑप्शन होगा, और ना ही चौथा ऑप्शन होगा। तीसरा और एकमात्र ऑप्शन रहेगा, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि तप अर्थात तपस्या और तप्य अर्थात शिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन हो जाएगा तपस्या और शिव। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न 17वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो पाताल का विलोम अंबर हो जाता है, बिल्कुल सही है। क्षणिक का शाश्वत हो जाता है, बिल्कुल सही है। कड़ा का मृदुल हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अनित्य का नश्वर नहीं होता। तो विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। या कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो अनित्य और नश्वर ये विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी कि ये तीनों तो है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तीनों है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। दूसरा वाला जो ऑप्शन बचेगा एकमात्र, वही हमारा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अनित्य का विलोम या विपरीतार्थक नश्वर नहीं होता है। और वही पूछा है कि कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, तो अनित्य नश्वर नहीं है, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओज गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो काव्य को पढ़ते सुनते लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में, उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। अभी उसकी संख्या 34 भी हो, 34 और 35 इस प्रकार कुछ दो संचारी भाव और वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो हमको अभी आंसर जो है ऑप्शन में 33 ही देंगे और 33 ही आंसर लगाना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33। फिलहाल 18वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओज गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में ओज गुण नहीं होगा। भयानक का स्थायी भाव भय होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। और रौद्र का होता है स्थायी भाव क्रोध, तो इसमें भी नहीं होगा। और श्रृंगार का आपका स्थायी भाव क्या होता है? रति, तो इसमें भी नहीं होगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और ओज भरी कविताओं से वीरों में उत्साह का भाव संचरित हो जाता है, तो वहां पर आपका वीर रस होता है। तो वीर रस में ओज गुण आता है, यानी ओज गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो वीर रस में होगा। यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33, आपके जो है 43, 53, और यहाँ पर जो दे रखा है आपका 9। तो ना तो 9 होगी, ना आपकी 53 होगी, ना ही आपकी 43 होगी। संचारी भावों की संख्या 33 होगी, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण है, विशेषण बताना है। अब विशेषण क्या होता है? और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। हमसे पूछा क्या है कि विशेषण किसमें है? निम्न में से। तो कृपालु में विशेषण होगा, ऋषि में विशेषण होगा, योग में विशेषण होगा, या खंड में विशेषण होगा? तो ना तो खंड विशेषण है, ना योग विशेषण है, ना ऋषि विशेषण है। वह बड़ा कृपालु आदमी है। तो वह आदमी तो है, लेकिन कैसा आदमी है? कृपालु, यानी उसकी विशेषता बताई है। तो विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कृपालु शब्द जो है आपका वो विशेषण होगा। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है? तो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि निम्न में से महाकाव्य है, और उसमें आपको जिस प्रकार यहाँ ऑप्शन दिखे रहेंगे ऐसे ही ऑप्शन वहां पर आपको दे सकते हैं। तो रामचरितमानस उसमें आपका रहेगा, तो वो आपको आंसर लगा देना है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा महाकाव्य फिलहाल आपको बताना है? यशोधरा, दान, मधुबाला और महाभारत। तो महाभारत जो है वो महाकाव्य, ना कि यशोधरा, दान और मधुबाला। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा महाकाव्य है। महाभारत जो है आपका महाकाव्य है। तो महाकाव्य में होता क्या है? तो किसी नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन महाकाव्य में होता है। इसी प्रकार एक होता है खंड काव्य, उसमें नायक के किसी जो जीवन की कोई एक घटना रहती है उसका वर्णन होता है। जैसे आपका जो रामचरितमानस एक महाकाव्य है और पंचवटी जो है वो खंड काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखें रामचरितमानस का, तो भगवान राम इसमें नायक के रूप में प्रस्तुत है और नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र का अर्थात भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पर मिलता है हमको रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस भी आपका एक महाकाव्य होगा। फिलहाल 21वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा महाभारत। पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवासुर में समास होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रश्न है। अब यहाँ पर देवासुर में योजक चिन्ह का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, तो बहुत सारे जो छात्र है वो योजक चिन्ह के द्वारा समास पहचानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि यदि हमने देखा कि घर घर, ठीक है, घर घर, इसमें कौन सा समास होगा, ये उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तो घर घर में कौन सा समास होगा? तो घर घर में आपका जो समास होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए अव्ययी भाव के साथ आपका जो है द्वंद्व समास भी देंगे, क्योंकि द्वंद्व में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और बच्चे इसी को देखकर आंसर द्वंद्व लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। घर घर में आपके अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास क्यों होगा? यहाँ पर पुनरावृत्ति वाले शब्द या एक जैसे शब्द जैसे घर घर ये आते हैं तो वे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अव्यय जहां पर आता है वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पर घर घर में अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार देवासुर शब्द जो है ये हमारा सामासिक पद है, जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। इसका समास विग्रह करेंगे तो हमको समास का नाम पता चलेगा। तो देवासुर यानी देव और असुर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका? देव और असुर, अर्थात विलोम पद आ गए। तो विलोम पद किस में आते हैं? तो ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, देव और असुर। तो यहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, देव और असुर यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें योजक चिन्ह नहीं है इसलिए हम कोई और समास आंसर लगा दे, द्वंद्व समास ही होगा, क्योंकि यदि हम इसका सामासिक पद जो दे रखा है देवासुर, इसका समास विग्रह करते हैं तो देव और असुर, इस प्रकार इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या प्रयोग नहीं हुई है। कर्मधारय समास भी नहीं आएगा और तत्पुरुष समास तो कारकों पर चलता है, तो तत्पुरुष समास भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, उसी के साथ जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब समास किसे कहते हैं ये तो हमने बताया ही नहीं यहाँ पर, तो समास भी आपको जानना जरूरी है। इस प्रकार आपको दे सकते हैं प्रश्न में कि समास की परिभाषा लिख देंगे और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन समास भी रहेगा, तो आपको आंसर आना चाहिए। वो आंसर तभी आएगा जब आपको समास की परिभाषा पता होगी। तो समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं आपके? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम होते हैं, कोई भेद नहीं होता, और व्यंजन संधि के भी नियम होते हैं, कोई भेद नहीं होता। अब स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसी प्रकार समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। और समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये आपको जो समास की क्लास आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाके बहुत ही डिटेल्ड हमने आपको बताया है, वहां पर प्रत्येक समास का विश्लेषण आप देख सकते हैं। फिलहाल देवासुर में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, जिसका समास विग्रह क्या होगा? देव और असुर। अगला प्रश्न है जंगम का विपरीतार्थक पद होगा। अब विपरीतार्थक आ गया तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, विपरीतार्थक को ही विलोम कहते हैं और इसका अर्थ ही होता है उल्टा। तो जंगम का विपरीतार्थक ना तो चलायमान होगा, ना गतिशील होगा, ना प्रगति
जंगमशील होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जड़। जंगम का जो विपरीतार्थक पद होगा वो होगा जड़। चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुना। तो उसमें एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने लेना है कि कनक का अर्थ क्या होगा। तो काला तो नहीं होगा, ना चतुर होगा और ना ही खजूर होगा। स्वर्ण अर्थात सोना होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है प्रभा का पर्यायवाची है। तो कांता, दामिनी, कृष या वल्लभा। तो ना तो वल्लभा होगा, ना कृष होगा, ना कांता होगा। प्रभा का पर्यायवाची होगा दामिनी। दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आए थे। 25 में से कितने मार्क्स आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट में बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ हमारे इस प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, तो एडी एजुकेशन को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें आपको ऑल सिलेक्ट करना है, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।